कभी सोचा है कि पहाड़ों के बीच वो चौड़ी यू आकार की घाटियां कैसे बन जाती हैं? या फिर दुनिया का ज्यादातर मीठा पानी आखिर है कहाँ? इन सब का जवाब एक ही है। बर्फ की वो विशाल धीरे धीरे बहने वाली नदियां जिन्हें हम हिमनद यानी ग्लेशियर कहते हैं। आज हम इन्हीं बर्फीले दिग्गजों की दुनिया में चलेंगे और जानेंगे कि ये हमारी पृथ्वी को कैसे तराशते हैं। तो ये हिमनद होता क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक नदी है। बस फर्क इतना है कि इसमें पानी नहीं बल्कि ठोस जमी हुई बर्फ बहती है। ये बर्फ की एक बहुत बड़ी और बेहद धीमी रफ्तार से चलने वाली नदी है जो सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के कारण पहाड़ों से नीचे की ओर खिसकती रहती है। ये आंकड़ा कमाल का है। आज के समय में हमारी धरती की कुल जमीन का लगभग 10% हिस्सा ग्लेशियर से ढका हुआ है। अंदाजा लगाइए, ये करीब करीब पूरे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बराबर का एरिया है। और ये तो आज की बात है। पिछले हिमयुग यानी आइस एज में पृथ्वी की 30% जमीन बर्फ के नीचे थी। ये दिखाता है कि हमारे ग्रह का मौसम कितनी बुरी तरह बदला है। पर यह सिर्फ जमीन घेरने वाली बर्फ की चादरें नहीं हैं। ये हमारे ग्रह के लिए एक लाइफलाइन, एक जीवन रेखा है। जरा सोचिए, दुनिया का लगभग 69%, जी हां 69% ताजा पानी इन्हीं ग्लेशियरों में बर्फ के रूप में बंद है। मतलब ये हमारे सबसे कीमती संसाधन का सबसे बड़ा खजाना है। और जब हम विशाल कहते हैं तो हमारा मतलब सच में विशाल होता है। भारत के सबसे लंबे ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर को ही ले लीजिए। ये 76 किलोमीटर लंबा है। मतलब दिल्ली से पानीपत तक। बस कल्पना कीजिए कि पूरी सड़क ठोस बर्फ की बनी हो। ये है इन प्राकृतिक अजूबों का असली पैमाना। तो इन ग्लेशियरों को और गहराई से समझने के लिए हम अपनी चर्चा को 4 हिस्सों में बांटेंगे। पहले एक छोटा सा परिचय, फिर जानेंगे कि ये बनते कैसे हैं, इनके अलग अलग प्रकार कौन से हैं, और आखिर में इनके सबसे दिलचस्प काम यानी जमीन को तराशने की प्रक्रिया को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले खंड से, एक परिचय। और हाँ, इन विशाल बर्फीली संरचनाओं का अध्ययन करने के लिए विज्ञान की एक पूरी शाखा है जिसे कहते हैं हिमनद विज्ञान या ग्लेसियोलॉजी। जो वैज्ञानिक इसकी पढ़ाई करते हैं वो एक तरह से जासूस होते हैं जो इस जमी हुई बर्फ में हमारे ग्रह के अतीत और भविष्य के राज खोजते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, एक नाजुक सा बर्फ का फाहा जमीन को तराशने वाली इतनी बड़ी ताकत कैसे बन जाता है? ये एक बहुत ही धीमी और दिलचस्प प्रक्रिया है जिसमें दशकों, सदियों या कभी-कभी तो हजारों साल लग जाते हैं। देखिए, सब कुछ बर्फबारी से शुरू होता है। जब एक जगह पर जितनी बर्फ पिघलती है उससे ज्यादा गिरने लगती है तो वो जमा होने लगती है। फिर ऊपर की परतों का वजन नीचे की बर्फ को दबाता है और उसकी हवा निकालकर उसे दानेदार बर्फ में बदल देता है जिसे फिर्न कहते हैं। समय और दबाव के साथ यही फिर्न और दबकर नीले रंग की घनी ग्लेशियर वाली बर्फ बन जाती है। और जब यह बर्फ का ढेर बहुत ज्यादा भारी हो जाता है तो गुरुत्वाकर्षण अपना काम करता है और यह विशाल पिंड धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकने लगता है। एक ग्लेशियर को आप एक बैंक खाते की तरह समझ सकते हैं। इसका ऊपरी हिस्सा, जिसे अक्यूमुलेशन जोन कहते हैं, वहां बर्फबारी से लगातार बर्फ जमा होती है, और निचला हिस्सा, जिसे एबुलेशन जोन कहते हैं, वहां गर्मी से बर्फ पिघलती है यानी निकासी होती है। एक स्वस्थ ग्लेशियर इसी जमा और निकासी के बीच एक संतुलन बनाकर रखता है। और इन दोनों जोन के बीच की जो सीमा है उसे हम हिम रेखा या स्नो लाइन कहते हैं। ये वो ऊंचाई है जिसके ऊपर बर्फ साल के 12 महीने जमी रहती है, कभी पूरी तरह पिघलती नहीं। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि ग्लेशियर बनते कैसे हैं, पर क्या सारे ग्लेशियर एक जैसे दिखते हैं? बिल्कुल नहीं। तो चलिए अब इनके अलग अलग प्रकारों के बारे में जानते हैं। मोटे तौर पर ग्लेशियर के 2 मुख्य प्रकार होते हैं। पहले हैं पर्वतीय या घाटी हिमनद। ये पहाड़ों की घाटियों में एक नदी की तरह बहते हैं, लंबे और संकरे। और दूसरे हैं महाद्वीपीय हिमनद, जिन्हें आइस शीट्स भी कहते हैं। ये बहुत ही विशाल होते हैं, पूरे के पूरे महाद्वीप पर बर्फ के एक मोटे कंबल की तरह फैले हुए, जैसा हम अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में देखते हैं। इन 2 मुख्य प्रकारों के अलावा कुछ और भी दिलचस्प ग्लेशियर होते हैं, जैसे पीडमॉन्ट ग्लेशियर, जो घाटी से निकलकर पहाड़ के नीचे एक पंखे की तरह फैल जाता है, और सर्क ग्लेशियर, जो पहाड़ पर बने एक कटोरी जैसे गड्ढे में ही बन जाता है, मानो ग्लेशियर की एक छोटी सी नर्सरी हो। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे रोमांचक खंड पर, ग्लेशियर का काम
ये बर्फ के विशाल पिंड सिर्फ एक जगह पड़े नहीं रहते, ये पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली मूर्तिकार हैं जो हमारे लैंडस्केप को लगातार बदलते रहते हैं। तो एक ग्लेशियर के काम को हम 3 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है क्षरण, यानी जमीन को काटना और तराशना। दूसरा है परिवहन, यानी कटे हुए मलबे को एक विशाल कन्वेयर बेल्ट की तरह अपने साथ ले जाना। और तीसरा है निक्षेपण, यानी जब ग्लेशियर पिघलता है तो उस सारे मलबे को कहीं जमा कर देना। क्षरण की पहली प्रक्रिया है घर्षण, यानी इब्रेशन। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई बहुत बड़ा सैंडपेपर हो। ग्लेशियर के निचले हिस्से में फंसे पत्थर और चट्टानें नीचे की जमीन को लगातार घिसते और खुरचते रहते हैं। इससे जमीन पर पॉलिश जैसी चमक और गहरी खरोंचें बन जाती हैं। और फिर आता है उत्खनन, यानी प्लकिंग। ये तो सीधी सीधी ताकत का खेल है। होता यह है कि पानी चट्टानों की दरारों में घुसकर जम जाता है, और फिर जब ग्लेशियर आगे बढ़ता है तो वो उस बर्फ में जमे हुए चट्टान के पूरे टुकड़े को जमीन से उखाड़ लेता है। और जब ये दोनों ताकतें, घर्षण और उत्खनन, एक साथ काम करती हैं तो ग्लेशियर की जमीन को काटने की शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि वो एक तेज बहती नदी से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। तो अगली बार जब आप किसी पहाड़ी इलाके में एक चौड़ी यू आकार की घाटी या एक खूबसूरत झील देखें तो एक पल के लिए जरूर रुकिएगा। हो सकता है आप हजारों साल पहले के ग्लेशियर की कलाकृति को देख रहे हों, और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर आज के ग्लेशियर इतने शक्तिशाली हैं तो सोचिए हिमयुग के उन विशाल ग्लेशियरों में कितनी ताकत रही होगी जिन्होंने हमारी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। वो सच में पृथ्वी के महान शिल्पकार थे।